हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी लॉ वीडियो पार्ट 9 के बारे में। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को लेकर चलेंगे, जैसे कि आज के हमारे कई सारे टॉपिक हैं, कंटेंट हैं। उनमें पहला क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं कि प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं, उनकी शक्तियां, कर्तव्य का वर्णन करता है और उनकी जो वैधानिक स्थिति है वो बतानी है। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं, जैसे एक गार्जियंस होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसकी जो ड्यूटीज बनती हैं वो क्या करता है कि अपने बच्चों को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। ये मान लें प्रवर्तक है ना। प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर, ठीक है। अभी अपने बच्चों को बड़ा करेगा, इसकी जो ड्यूटीज होगी उनको पहले मतलब खाना की व्यवस्था कराएंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, उनके कपड़ों की व्यवस्था कराएंगे, ठीक है। अब बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, जो उनके राइट्स हैं, उन अधिकारों की रक्षा करना एक प्रवर्तक का ही कार्य होता है, क्योंकि प्रवर्तक किसी भी कंपनी या किसी भी परिवार के लिए एक व्यक्ति जो पिता होता है उसकी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। इसी ये होता है कि प्रवर्तक। अब देखिए बताता हूँ प्रवर्तक क्या है। जैसे मान के चलो सॉरी, मान के चलो जो व्यक्ति किसी कंपनी के निर्माण के लिए एक प्लान बनाएगा, योजना बनाएगा, फिर उस योजना को कार्य रूप में परिवर्तित करेगा, ठीक है, और कार्य रूप में परिवर्तित करके उसको वैधानिक अस्तित्व दिलाने का प्रयास करता है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है जी प्रवर्तक। इसी को कहते हैं प्रमोटर। हालांकि कंपनी का प्रवर्तक कोई एक या अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, उसके जो देख रेख करते हैं अकेले पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ, इतने सारे लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? है तो फैमिली के मेंबर ही। तो इसी तरीके से जो कंपनी का जो प्रवर्तक होता है, एक या कई सारे लोग मिलकर हो सकते हैं। अब प्रवर्तक से मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जो उस प्रक्रिया को चालू कर देते हैं जिसके अंदर में कंपनी अधिनियम उन्हें एक निगमित कंपनी, ठीक है, का निर्माण करने के योग्य बना देता है। तो ये तो होता है कि प्रवर्तक का अर्थ। अब मैं बात करूं प्रवर्तक की परिभाषा के बारे में, तो देखो प्रवर्तक की जो परिभाषा है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में जो धारा 2 क्लोज 69 सेक्शन 2 क्लोज 69 के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कंपनी की विवरण पत्रिका में प्रवर्तक के रूप में दर्शाया गया है, या कंपनी द्वारा सेक्शन 92 के अंदर फाइल किए जाने वाले वार्षिक विवरणी का यानी कि एनुअल रिटर्न जो रिपोर्ट होती है उसमें दर्शाया गया, वो होता है प्रवर्तक, ठीक है। हम इस लेक्चर को इस ऐसे पढ़ेंगे बड़े आराम से, प्यार से, ताकि आपको लगे आप लाइव क्लास कर रहे हैं, मतलब मेरे सामने बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये मैंने अभी बताया कि पहला व्यक्ति तो वो होगा, या तो उसको जो है कंपनी के जो विवरण पत्रिका है उसके अंदर में प्रवर्तक के रूप में दर्शाया गया है, या जो सेक्शन 92 है, 92 के अंदर में जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल जो रिटर्न होता है, उसमें उसका नाम आया हुआ है एज ए प्रोमोटर। तो ये होगा। या दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है जिसका नाम कारोबार पर प्रत्यक्ष या परोक्ष, जिस व्यक्ति का जो बिजनेस है उस पर मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण है, भले ही वो अंशधारी या निदेशक किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जिसके परामर्श या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल अपने कार्य को संचालित करता है, वो होता है जी प्रवर्तक, ठीक है। प्रवर्तक समझ में आया? 3 बात बताई मैंने, या तो विवरण पत्रिका में नाम हो, या उसका नियंत्रण हो, या तीसरी बात यह है कि निदेशन मंडल के कार्यों को संचालित करता हो, प्रवर्तक कहलाएगा। अब जो प्रवर्तक के कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो प्रवर्तक के कार्य है यानी कि फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर, तो बताएं कि जो प्रवर्तक है उनके कार्यों का एक अगर हम वर्णन करें तो बहुत कठिन है। जैसे एक पिता के कार्यों का वर्णन करना बड़ा कठिन है, तो इसी तरीके से प्रवर्तक है। जैसे क्या करता है प्रवर्तक? प्रवर्तक क्या करता है कि सबसे पहले भाई धन की व्यवस्था भी प्रवर्तक ही करेगा, कंपनी खोलेगा, है ना, और आवश्यक जो कार्यवाही है वो भी प्रवर्तक ही करेगा, ठीक है। और मतलब कंपनी है, उसको कोई चालू व्यापार को खरीदने की योजना है तो उस संबंध में बातचीत करेगा, या संपत्ति के विक्रेताओं के साथ जो उसका
मतलब बातचीत है, नेगोशिएशन है, वो करेगा, है ना। और जो निर्देशक हैं उनकी नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन भी प्रवर्तक ही करते हैं। और कंपनी का नाम है, कार्यस्थल है और उनके उद्देश्यों के निर्माण है, इन सब चीजों की व्यवस्था कौन करेगा? प्रवर्तक करेगा। कंपनी के लिए बैंकर्स की व्यवस्था कौन करेगा? ऑडिटर्स की व्यवस्था, जो लीगल एडवाइजर्स हैं उनकी व्यवस्था भी प्रवर्तक करते हैं। कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रवर्तक का होता है, प्रमोटर्स का होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो पूंजी का जो निर्गमन होता है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी भी प्रवर्तक ही करते हैं। और जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय जो होते हैं, उनका भुगतान करने की व्यवस्था प्रवर्तक करते हैं। कंपनी के लिए व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो प्रमाण पत्र की व्यवस्था होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ये सारी चीजें जो है ये काम किसके? प्रवर्तक का है, ठीक है भाई। लगा के एक जो जिम्मेदार आदमी होता है वो आपके हर एक जरूरतों की पूर्ति करता है, आपके फादर। तो इसी तरीके से जो ड्यूटीज है, शॉर्ट में ये समझ लो कि वही काम उस पर प्रवर्तक यानी प्रमोटर का होता है। अब बात करूंगा, अगर मैं सारांश रूप में कहूं कि कंपनी के 4 मेन फंक्शन, जो कंपनी के जो प्रवर्तक है, प्रमोटर है, उनके 4 मेन फंक्शन होते हैं। 4 मेन फंक्शन है, मेन तो 4 है, इतने सारे बताए हैं क्योंकि उसकी ड्यूटीज है। आप ये भी पेपर में, क्वेश्चन पेपर में लिखना, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। अब जो 4 मेन फंक्शन है वो क्या है? सबसे पहली बात यह है कि वो व्यक्ति जो केवल व्यवसायिक हैसियत से कार्य करता है, जैसे सॉलिसिटर या अकाउंटेंट्स, ठीक है, इसको तो प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। और वो व्यक्ति जो सीमा नियम पर जिसके साइन है वो भी प्रवर्तक नहीं माना जाता। और एक व्यक्ति जो व्यापार के अनुक्रम में दलाली करता है या बैंकर है, वो भी प्रवर्तक नहीं माना जाता। और वो व्यक्ति जो केवल पूंजी का हमीरदार देता है, हमीरदार यानी कि अभिगोपन यानी कि अंडरराइटिंग, ठीक है, ये प्रवर्तक नहीं है। अब क्योंकि कई बार ऐसे समझ लिया जाता है कि भाई जो व्यवसायिक हैसियत से, जैसे सॉलिसिटर है, अकाउंटेंट से, कि भाई ये प्रवर्तक है, तो ये कुछ कंडीशन से ये लोग प्रवर्तक नहीं माने जाएंगे। अब प्रवर्तक के 4 मेन फंक्शन बताए थे मैंने आपको। जो 4 मेन फंक्शन कौन से हैं? 4 मेन फंक्शन में है, सबसे पहले बात करेगा कि व्यापार के लिए प्रारंभिक विचार और उसकी खोज, क्योंकि जो फर्स्ट आइडिया होता है वो प्रवर्तक का ही होता है। कुछ काम करने का जो डिसीजन होता है वो होता है हमारे प्रवर्तक का। अब सेकंड बात करेंगे जी, जो विचार को कार्य रूप में परिवर्तित करता, जो विचार आया, पहले तो विचार का आना, फिर उसको कार्य रूप में परिवर्तित करना, ये दूसरा फंक्शन होगा। अब तीसरा फंक्शन है कि जो आवश्यक सामग्री जुटाना, मान लो जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह है, वो जुटाना, जगह का देखना और लोकेशन देखना, ये सारी चीजें करना, तीसरी बात होगी। अब चौथी बात है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, यानी कि वित्तीय प्रबंध को व्यवस्था करना, ये भी प्रवर्तक का काम होगा, ठीक है। अब प्रवर्तकों के अधिकारों के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जी, आरंभिक खर्चा जो होता है उसको वसूलने का अधिकार है, यानी कि राइट टू रिकवर इनिशियल एक्सपेंसेस, जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं उनको वसूलने का अधिकार जो होता है वो प्रवर्तक के पास भी सुरक्षित होता है। देखिए बता दूं, अब जो ये खर्चे हैं, प्रवर्तकों को इन खर्चों को लेने के लिए कुछ प्रमाण पेश करने होते हैं, जिसके आधार पर वो ये सिद्ध कर सके कि भाई हाँ ये लीगल है, ठीक है। अब प्रवर्तकों के द्वारा जो किए गए भुगतान हैं उनके संबंध में यदि कंपनी के अंतर नियमों में कोई व्यवस्थाएं दी हो तो उन सूचनाओं का पालन किया जाना जरूरी है, जो कि प्रवर्तक खुद ही तय करते हैं कि भाई अंतर नियमों में ये चीजें हैं, ठीक है। और उनका जो भुगतान है निदेशकों पर निर्भर करता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन पर ये जो पेमेंट है, जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि आरंभिक खर्चा है, इनको भुगतान करने का अधिकार जो है किसका होता है? डायरेक्टर्स पर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगली। देखो इसमें एक चीज और है, वो है कि कंपनी जब निर्मित हो जाती है तो प्रवर्तकों के बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान करना होता है, ठीक है। अब ऐसा भुगतान जो है अल्ट्रा वायरस होना नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रवर्तक है कंपनी के इन खर्चों के लिए वाद पेश नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते कि हमें जी हमने इतना खर्चा कर दिया और हमें ये पैसा नहीं मिला, रहा भैया तुमने करा ही क्यों था, ठीक है। हालांकि इस संदर्भ में एक केस है मिलेडो बनाम पोर्टो अल्जेयर रेल कंपनी का केस है 1874 का। तो इसमें क्या था, इसमें कंपनी के अंतर नियमों में एक उल्लेख था कि कंपनी अपने स्थापना में किए गए ऐसे खर्चों का भुगतान कर दे जिन्हें निदेशक आवश्यक प्रारंभिक खर्च समझे, लेकिन ये जो राशि है 2000 पाउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब वादीगण जो थे उन्होंने प्रवर्तक थे वादीगण जो है, और कंपनी के स्थापन के जो समय प्रारंभिक खर्च किए थे, न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो वादी हैं अंतर नियमों के अनुसार प्रारंभिक खर्चों का भुगतान न किए जाने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई केस दायर नहीं कर सकता। ठीक है, वादी कौन है? वादी तो प्रमोटर है, वो कंपनी पर कोई केस नहीं कर सकता, ये नियम था जी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं, जो सह प्रवर्तक है, सह प्रवर्तकों से अनुपातिक रूप में रकम प्राप्त करने का अधिकार। फर्ज करो कि यदि विवरण पत्रिका में कोई गलत काम हो जाता है, मतलब मिथ्या रूप में कोई कार्य हो जाता है जिसकी क्षतिपूर्ति प्रवर्तक को देनी पड़ती है। अब एक कंपनी में 4 प्रमोटर हैं, तो मान लें एक प्रवर्तक को वो खर्चा देना पड़ रहा है, तो बाकी के जो प्रवर्तक हैं वो व्यक्ति उन प्रवर्तकों से, मानो जैसे 4 प्रवर्तकों ने मिलकर 1 लाख रुपए खर्च किए, अब एक व्यक्ति को 25,000 रुपये या 10,000 रुपये या जो भी है उसको क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। अब प्रवर्तक थे 4, तो वो अपने 10,000 रुपये 2,500 रुपये के रूप में उन 3 से लेगा, क्योंकि 2,500 उसका चौथा जो पार्ट है उसका चौथा हिस्सा उसका खुद का होगा, इसलिए वो अन्य जो प्रवर्तक है सह प्रवर्तकों से अपना जो रकम है अनुपातिक रकम प्राप्त करने का यह अधिकार उसका होता है। अब बात करते हैं अगले की थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट होता है जी पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। जो प्रवर्तक है कंपनियों का निर्माण करने और उसे चलाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और इसके लिए कंपनियां उन्हें प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक देती है, सैलरी वगैरह देती है। तो यह जो पारिश्रमिक है विभिन्न कंपनियों द्वारा अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जो कमीशन या लाभ के रूप में, एक मुश्त या नगद या ऋण पत्रों के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग प्रवर्तकों के जो दायित्व हैं वो क्या है। देखिए, प्रवर्तकों के दायित्व की अगर मैं बात करूं तो गुप्त लाभ प्रकट करने और भुगतान करने का दायित्व। जैसे यदि कंपनी स्थापित होने की ओर से प्रवर्तक ने कोई गुप्त लाभ अर्जित कर लिया है तो उसे इसका हिसाब कंपनी को देना होगा, और ये सभी लाभ कंपनी को वापस करने होंगे। ठीक है, अगर उसने कोई चोरी से कोई लाभ कमाया है। ठीक है, और कंपनी नंबर 2 पॉइंट है मेरा कि कंपनी निर्माण के पहले लाभ को देने का दायित्व नहीं होगा। यदि कंपनी के निर्माण होने से पहले अगर प्रवर्तक ने कोई लाभ लिया है तो प्रवर्तक उसको वापस नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो निर्माण हुआ ही नहीं है। अब बात करते हैं 3, बिना विवरण दिए संपत्ति के क्रय से होने वाली हानि के लिए दायित्व। देखिए, यदि प्रवर्तक कंपनी को बिना जानकारी दिए कोई संपत्ति खरीद लेता है जिससे कंपनी को नुकसान हो जाता है, तो कंपनी इन हानियों के लिए उस पर मुकदमा चला सकती है और इसके लिए वो दायित्वाधीन होंगे। ठीक है, बात नंबर 4, विवरण पत्रिका में कपट के लिए दायित्व। जो विवरण पत्रिका में अगर जो विवरण पत्रिका मैंने बताया था शेयर्स का इशू करने का मतलब होता है, विवरण पत्रिका जो है लो कंपनी जारी करती है। ठीक है, तो उसमें जो मिथ्या कथन के लिए अंशधारियों के प्रति जो दायित्वाधीन होते हैं, ये उनका लायबिलिटी बन जाती है अंशधारियों के प्रति प्रवर्तकों की। ठीक है, अब बात करेंगे संविदाओं के पूरा ना होने तक दायित्व। कंपनी की ओर से संविदाएं प्रवर्तकों के साथ की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो प्रवर्तकों के साथ किए जाते हैं, और उसके लिए प्रवर्तक उस समय तक व्यक्तिगत रूप से दायित्वाधीन होते हैं जब तक संविदाएं पूरी नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उनकी लायबिलिटी जो है प्रवर्तकों की जो बनी रहती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मतलब दिवालिया होने पर दायित्व। यदि प्रवर्तक दिवालिया हो जाता है तो उस दशा में भी कंपनी की देय राशि जो धनराशि है उसकी वसूली उसकी संपत्ति बेचकर की जा सकती है। ठीक है, अब मतलब किसी प्रमोटर ने, कई बार आपने मूवी में भी देखा होगा कि एक व्यक्ति कर्जा ज्यादा हो जाता है, उसकी कंपनी घाटे में चली जाती है, तो उसकी संपत्ति को बेचकर उसके जो ऋण है उनको चुकाया जाता है। तो यही चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब एक बात करेंगे कि जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कपट या कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। देखिए, यदि प्रोमोटर द्वारा कर्तव्य भंग किए जाने के कारण कंपनी ने कोई हानि उठाई हो तो इस हानि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अब है जी दांडिक उपबंध, यानी कि पनिशमेंट। प्रवर्तकों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड या सजा दोनों दिए जा सकते हैं।
इसमें जो वर्णन किया गया है, इसका वर्णन किया गया है सेक्शन 34 में, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 34 में। यदि विवरण पत्रिका में कोई मिथ्या कथन है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर जो इसके निर्गमन के लिए ऑथोराइज्ड था, कारावास जो कि 6 माह या 10 वर्ष तक का मैक्सिमम हो सकता है, और अर्थदंड, ठीक है, जो उस राशि से कम नहीं होगा जो उसमें मिथ्या कथन के रूप में हुआ है, तो वह राशि और 10 साल तक की सजा 6 माह से ये प्रवर्तकों को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो परिसमापक है उसकी रिपोर्ट के कारण प्रवर्तक का दायित्व। देखिए, यदि कंपनी के परिसमापन का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है और शासकीय समापन में इसे अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय की इस बात से रिपोर्ट दी है कि कंपनी के प्रवर्तक या निर्माण में किसी प्रवर्तक द्वारा कपट किया गया है, ठीक है, तो न्यायालय इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ये आदेश दे सकता है कि दोषी प्रवर्तक को निर्धारित तिथि तक जो है न्यायालय में पेश हो और उसकी सार्वजनिक जांच कराई जाए। ऐसी दशा में प्रवर्तक उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब कंपनी के परिसमापन की दशा में प्रवर्तक के दायित्व होते हैं। जो कंपनी का परिसमापन होता है उसमें प्रवर्तक का दायित्व होता है। यदि मान लें कंपनी के परिसमापन से कुछ चीजें हैं जो प्रकट होती है, जैसे कि कंपनी के प्रवर्तकों ने कंपनी की किसी भी राशि या संपत्ति का दुरुपयोग कर लिया है, मिसयूज कर लिया है, तो सरकारी समापक या जो लेनदार है या अंशदायी है कि उनके प्रार्थना पत्र पर न्यायालय आदेश दे सकता है कि प्रवर्तक वे सभी राशियां जो उन्होंने कपट के द्वारा ली हैं संपत्तियां वो कंपनी को लौटा दें। तो ये थे दोस्तों जो प्रवर्तकों के दायित्व हैं, ठीक है, कंपनी के प्रति। अब बात करेंगे प्रवर्तकों का दायित्व आरंभ कब होता है। देखिए, जिस समय प्रवर्तक एक कंपनी के प्रवर्तक के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है, जब कंपनी का जो है फॉर्मेशन हो जाता है, कंपनी बन जाती है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तब से ही जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जी उसी दिन से कंपनी के प्रवर्तक का दायित्व जो है प्रारंभ हो जाता है। अब बात करेंगे जो प्रवर्तक होते हैं हमारे प्रोमोटर्स की जो कानूनी स्थिति होती है वो क्या होती है। देखिए, इसमें सेक्शन 340 यानी कि धारा 340 के अंदर में प्रावधान दिए गए हैं। जैसे यदि किसी कंपनी के परिसमापन के समय ये किसी को आशंका हो जाती है कि जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, प्रवर्तकों ने उसके निर्णय में पूंजी का दुरुपयोग किया है, ठीक है, और उसे अधिक उसके जो मैक्सिमम धनराशि है वो अपने पास रखी है, तो न्यायालय ऐसे दोषी प्रवर्तक को जो धनराशि उसने अपने पास रखी है ब्याज सहित भुगतान करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिससे कंपनी को हुई हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। तो अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें पूरे क्वेश्चन की, तो प्रवर्तक का जो कंपनी से संबंध होता है ना तो स्वामी का होता है ना एजेंट का होता है, ठीक है, और ना ये जो है पूर्ण रूप से न्यासी और हितग्राही का है। हालांकि प्रवर्तक और कंपनी का जो संबंध है वो वैश्वासिक संबंध होता है। तो ये था प्रवर्तक के अर्थ, यानी कि प्रवर्तक एक पापा की तरह काम करते हैं, ठीक है, और प्रवर्तक के जो अधिकार हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके बारे में हो गया, ठीक है, और प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति के बारे में हो गए। सारे पॉइंट हमारे रिलेटेड टू प्रोमोटर्स इज कंप्लीटेड। अब हम बात करेंगे, देखो जी, कंपनी के सदस्य से आप क्या समझते हैं। देखो, कंपनी का मेंबर ऑफ ए कंपनी क्वेश्चन है हमारा, मेंबरी जो कंपनी के सदस्य हैं उससे क्या समझते हैं, सदस्य कौन हो सकते हैं, कंपनी सदस्यों की प्राप्ति के विभिन्न तरीके क्या हैं, कंपनी की सदस्यता कैसे समाप्त हो जाती है, ये क्वेश्चन है। अब बात करेंगे, जैसे हम बात करें कि कंपनी का जो सदस्य है वो क्या होता है। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 क्लोज सेक्शन 55 के अकॉर्डिंगली ये मैं बता दूं कि जो कंपनी है, कंपनी के सदस्य से मतलब ऐसे लोगों से जिन्होंने कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हों या कंपनी के सदस्य रजिस्टर के रूप में सदस्य रजिस्टर में सदस्य के रूप में उनको लिस्टेड किया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति जिसने लिखित रूप में कंपनी की सदस्यता कंपनी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए सहमति दी है या जिसका नाम उसके रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया वो कंपनी का सदस्य कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं कि हालांकि कंपनी का जो अस्तित्व है
अपने सदस्यों से पृथक होता है, लेकिन फिर भी कंपनी जो बनती है वो सदस्यों से मिलकर ही कंपनी बनती है। कंपनी का निर्माण जो होता है सदस्यों से मिलकर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 क्लोज 55 जो अभी मैंने बताया था, उसमें नाम दिया गया है कि जैसे अभी मैंने बताया जिसने लिखित रूप में सहमति दी हो, ये एक वर्ड है, वो कंपनी का सदस्य होगा। अभी इसमें क्या है, लिखित रूप से सहमति से मतलब है, इस पदावली का जो उद्देश्य है वो स्थापित जो किया गया वो इसलिए किया गया है क्योंकि व्यक्ति का नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज न होने पर भी कंपनी की सदस्यता अर्जित कर सके, और ठीक इसके विपरीत उसका नाम सदस्य रजिस्टर में दर्ज होने पर भी उसने लिखित संपत्ति मतलब सहमति न दी हो तो सदस्य नहीं माना जाएगा। मतलब कंपनी के जो रजिस्टर है उसमें सदस्य तो उसको मिल गई, लेकिन उसने अपनी जो कंसेंट है वो नहीं दी है कि मैं सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं, तो वो सदस्यता नहीं माना जाएगा। इसमें एक केस था रामकिशन बनाम कवर पेपर प्राइवेट लिमिटेड 1990 का केस था। ठीक है, इसमें हिमाचल का था। इसमें न्यायालय ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता का नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर से हटा दे क्योंकि उसने इस हेतु अपनी लिखित सहमति नहीं दी थी। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि कंपनी के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं। देखो, कंपनी के सदस्य जो हो सकते हैं, जैसे नाबालिग व्यक्ति है, नाबालिग व्यक्ति कंपनी के सदस्य नहीं हो सकता। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग जो संविदा प्राप्त करने की जो या सदस्यता प्राप्त करने के लिए क्या मैंने 4 बातें बताई थी कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए और नाबालिग नहीं होना चाहिए, है ना। ये कुछ चीजें हैं, शर्तें हैं उसको। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई मतलब कार्य कंपनी की सदस्यता नाबालिग के साथ की जाती है, उसको प्रोसेस को उनके साथ में किया जाता है, वो स्टार्टिंग से वॉइड हो जाता है। वॉइड का मतलब होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगली बात मैं बता दूं कि एक विदेशी और दिवालिया व्यक्ति, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 67 के अनुसार विदेशी व्यक्ति या दिवालिया व्यक्ति कंपनी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सक्षम होते हैं और वे कंपनी की बैठकों में मतदान आदि का पूर्ण अधिकार रखते हैं, मतदान भी दे सकते हैं। अब इसमें कंपनी के बारे में बता दूं, एक कंपनी भी सदस्य के रूप में हो सकती है, जैसे सीमा नियम और अंतर नियमों द्वारा ऑथोराइज किए जाने पर एक कंपनी दूसरी कंपनी की सदस्यता ग्रहण कर सकती है, लेकिन उस स्थिति में उसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 49 के जो उपबंध है उनका पालन करना पड़ेगा। जो रूल्स दिए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 49 के अंदर में, उनको फॉलो करना पड़ेगा। कोई कंपनी आपसी सहमति के अंतर्गत भी किसी अन्य कंपनी की सदस्यता को ग्रहण कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे जो भागीदारी फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है। कोई भागीदारी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जो कोई भी भागीदारी फर्म एक अनगिनत निकाय के होने के कारण उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व होता नहीं है, इसलिए वह किसी कंपनी की सदस्य नहीं बन सकती, लेकिन उसके साझेदार संयुक्त नाम पर अन्य किसी कंपनी के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, कोई कंपनी किसी फर्म के नाम पर अपने अंश आवंटित कर सकती है, परंतु उस स्थिति में फर्म के भागीदार उस कंपनी के संयुक्त अंशधारी माने जाएंगे, जॉइंट शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब इन संयुक्त अंशधारियों में से प्रत्येक उस व्यक्ति का, उस कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रापर यानी कि रिसीवर के बारे में। ठीक है, अब जो रिसीवर होते हैं, बिना मतलब रिसीवर किसी कंपनी के अंशों के नियुक्त किया गया कोई प्रापक, मान लें अगर कोई रिसीवर है वो अपॉइंट किया गया है किसी व्यक्ति के शेयर्स के लिए, तो उन अंशों के साथ हुई सदस्यता के अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी रिसीवर एक शेयर होल्डर के जो राइट्स हैं उनको यूज नहीं करेगा। इसलिए यदि किसी अंशधारी के अंशों के लिए न्यायालय द्वारा रिसीवर की नियुक्ति की गई हो और भले ही नियुक्ति न्यायालय के द्वारा की गई, फिर भी वो अंशधारी सदस्यता का प्रयोग करते हुए कंपनी की बैठकों में मताधिकार रखने की पात्रता रखेगा। ठीक है, जो मान लें एक शेयर होल्डर के अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई है, इसके बावजूद भी जो शेयर होल्डर है कंपनी के जो बैठक है उसमें मताधिकार का उसका प्रयोग सुरक्षित रहेगा। ठीक है, ये थी बात। अब बात करेंगे सदस्यता प्राप्त करने के तरीके क्या है। देखो, एक कंपनी की सदस्य प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि कंपनी के समामेलन से पहले सीमा नियम पर हस्ताक्षर या सदस्यता।
जब एक कंपनी का फॉर्मेट होती है, बनाई जाती है, फॉर्मेशन होता है, तो उस समय कंपनी के जो सीमा नियम होते हैं उसमें मेंबर्स के नाम होते हैं और उन नाम के सामने उनके सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, अगर वो सिग्नेचर कर देता है तो उसकी सदस्यता उसे मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे लिखित आवेदन द्वारा सदस्यता। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एक संविदा के बारे में बताया गया है। देखिए, कंपनी एक्ट जो है 2013 है और या 1956 है, हालांकि रेगुलेटेड हुआ है तो 2013 में, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो प्रस्ताव है वो तभी मान्य होगा जब सामने वाला जो पर्सन है उसके द्वारा वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तभी वो माना जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति ने लिखित रूप में अप्लाई किया है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो वो मेंबर बन जाएगा। अब बात नंबर 3 के बारे में बताऊं। अगर कोई व्यक्ति अपने अंशों का अंतरण कर देता है, यानी कि अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देता है, तो शेयर्स के साथ साथ वो अपने अधिकारों को भी ट्रांसफर कर देता है। अब एक व्यक्ति जब अपने शेयर्स को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, अंतरित करता है, तो अपने अधिकारों को भी उसके साथ अंतरित कर देता है। तो अमुक व्यक्ति जिसको वो अंतरित किए गए हैं वो व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य बन जाता है। ठीक है, अब है उत्तराधिकार द्वारा सदस्यता प्राप्त करना। अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसने जो उत्तराधिकारी बनाए हैं, जो अपने सक्सेसर बनाए हैं, उन वो जो है उसी तरीके से अब उन राइट्स को यूज करेंगे जैसे कि वो शेयर होल्डर उसका यूज कर सकता था। ठीक है, अब बात करेंगे मौन सहमति द्वारा सदस्यता, मेंबरशिप बाय एक्यूजेशंस। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कंपनी के रजिस्टर में भूलवश या भ्रम के कारण लिखा गया होता है, फिर भी इस संबंध में वो व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत करता है, तो वो कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखे जाने के कारण, और हालांकि भले ही उसने लिखित रूप में ना दिया हो लेकिन उसने मना भी नहीं किया, तो कंपनी का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, इसे कंपनी विधि के अंतर्गत अतिधारण का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि एक जो अभी तक हमने बात करी कि कंपनी की जो सदस्यता ग्रहण किस किस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंपनी की सदस्यता समाप्त कब होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने अंशों का अंतरण कर देता है, यानी कि अंशों के अंतरण के द्वारा, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति अपने अंशों का अंतरण कर देता है तो उसके साथ ही अपने राइट्स को भी वो ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, जो प्राइमरी व्यक्ति है, उसकी सदस्यता अपने आप ही ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे अंशों की जब्ती के द्वारा, यानी कि बाय फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को शेयर्स इशू किए गए हैं, इसके बदले में उस व्यक्ति ने जो अमाउंट है वो कंपनी को पे नहीं की है, तो उसके जो शेयर्स है उनका हरण कर लिया जाता है। ठीक है, उनको फॉरफीचर कर लिया जाता है, तो जिस हरण करने के साथ ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अब है अंशों के वैध समर्पण द्वारा, समर्पण का मतलब सरेंडर के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स को सरेंडर कर देता है कि सर मेरे बस में अब नहीं है, मैं नहीं इनको रख सकता, तो उसकी जो सदस्यता वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब सदस्य के का जो अनुबंध है उसको निरस्त कराने पर, अगर यदि कोई कंपनी का वर्तमान सदस्य कंपनी के विरुद्ध विवरण पत्रिका में मिथ्या कथन या आवंटन अलॉटमेंट में अनियमितता का आरोप लगाकर न्यायालय में सिद्ध कर देता है, इस आधार पर कंपनी की सदस्यता को अस्वीकार करता है, तो कंपनी की सदस्यता से मुक्ति पा सकेगा। और लेकिन यह है कि कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षरित करने वाले सदस्य इस प्रकार का अनुबंध निरस्त करवाकर कंपनी की सदस्यता छुटकारा नहीं पा सकते। जिन्होंने जो सीमा नियम है उस पर सिग्नेचर किए वो नहीं करा सकते, जो बाकी शेयर होल्डर्स है वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मृत्यु या दिवालिया होने के कारण। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और कंपनी के परिसमापन द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑन अकाउंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, अगर कोई कंपनी का परिसमापन हो जाता है, सब कंपनी बंद हो जाती है, तो उसके सभी सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है भाई, अगली बात है कंपनी के जो अंतर नियम है उनमें संबंधित किसी प्रावधान के अंतर्गत, यदि कंपनी के जो अंतर नियम है उनमें कोई ऐसा प्रोविजन दिया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी कंपनी की सदस्यता के बारे में। अब हम अगला पॉइंट बात करेंगे, जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा संचालक, यानी कि निर्देशकों को कभी अभिकर्ता
कभी न्यासी और कभी प्रबंधक भागीदार कहा जाता है। ठीक है, क्या ये बात सही है? आपके विचार उचित हैं ये इसमें बताना है, और संचालक की परिभाषा भी बतानी है, और कंपनी के संचालकों की वैधानिक स्थिति की व्याख्या करनी है। इसके साथ ही इसका जो पार्ट सेकंड क्वेश्चन है ये है कि एक कंपनी संचालकों के अधिकार, कर्तव्यों और दायित्वों को समझाना है। क्या वे असावधानी पूर्ण कृत्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे निदेशकों यानी कि डायरेक्टर्स या संचालक, उनकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो निदेशक हैं इनकी जो परिभाषा है वो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 क्लोज 34 यानी कि सेक्शन 2 क्लोज 34 के अकॉर्डिंगली डिफाइन की गई है। इसमें बताया है कि निदेशक वो व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्येक सदस्य के रूप में, मतलब निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में या निदेशक के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इस बात से ये जाहिर होता है कि निदेशक वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के कारोबार या संचालन और प्रबंध करने के लिए अधिकारियों द्वारा चुने गए होते हैं। कोई भी व्यक्ति कंपनी का निदेशक है या नहीं है ये जानने के लिए उसके पद नाम को विशेष महत्व न देकर ये देखना होता है कि क्या वह कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। केवल इतना है। अब बात करूंगा मैं निदेशकों की जो वैधानिक स्थिति है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया मैंने कि जो निदेशक है वो होता है जो निदेशक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिसको शामिल कर लिया जाता है और वो उस कार्य को करने लगता है। ठीक है, अब एक न्यायाधीश थे, माननीय न्यायाधीश लॉर्ड बोवेन। ठीक है, उन्होंने बताया है कि उनके अनुसार है कि निदेशकों को कभी अभिकर्ता कहा जाता है, कभी न्यासी कहा जाता है। अभिकर्ता यानी एजेंट, न्यासी यानी ट्रस्टी जो पैसा लगाते हैं, और कभी प्रबंध साझेदार। ठीक है, लेकिन इससे उनका जो स्टेटस है, उनकी जो परिस्थिति है और उनकी शक्ति दायित्वों को ये दोनों पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करती, क्योंकि जो एक डायरेक्टर होता है उसको वित्तीय निर्णय भी लेने होते हैं, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे काम करने होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कंपनी के जो निदेशक गण है सामूहिक रूप से निदेशक मंडल के रूप में कार्य करते हैं। जो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 उपधारा 10 में वैधानिक दृष्टि से कंपनी के निदेशकों को दोहरी प्रास्थिति प्राप्त होती है। दोहरी प्रास्थिति यानी कि डबल स्टेटस प्राप्त होता है। एक और तो वो एजेंट होता है, दूसरी ओर वो ट्रस्टी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे निदेशक जैसे अभी बताया हमने कि मतलब डबल स्टेटस उसको प्राप्त होता है। अब निदेशक के स्टेटस जो है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे अब सामने तालिका है उसमें देखें, निदेशक जो है एक अभिकर्ता के रूप में होता है, क्योंकि एक निदेशक को जो है उसको जितनी भी कंपनी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो करने होते हैं। ठीक है, तो वो एक एजेंट के रूप में अपना काम करता है। वो कंपनी के संचालन कार्य में अपने अधिकारों का और शक्तियों का प्रयोग करता है और अपनी स्वीकृति देता है। ठीक है, तो हालांकि ये बात है, अगर कोई कार्य गलत हो जाता है तो कंपनी जो डायरेक्टर है उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं ला सकती। कई बार हो जाता है कि मान लें हम ही हैं, किसी के लिए कोई अच्छा काम करना चाहे, लेकिन हमारी नीयत जो है वो अच्छा करने की है, लेकिन हो जाता है वो कई बार गलत हो जाता है। अब इसमें अमुक व्यक्ति जो सामने वाला है हमारे अगेंस्ट केस ला सकता है। अगर अच्छा हो गया तो वेल एंड गुड, बुरा हो गया तो हमसे हो गया। तो यहाँ पर जो है कंपनी एक्ट के अंदर में ऐसा नहीं है, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट वाद नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने, चलो इसको एक केस के माध्यम से समझते हैं। ऐसे सुन लो कि एक केस था फर्गुसन बनाम विल्सन 1880 का। इसमें न्यायाधीश केर्न्स ने निर्णय दिया कि एक कंपनी का कोई भौतिक शरीर तो होता नहीं है, इसलिए उसे जो उसके जो कार्य हैं केवल निदेशकों के माध्यम से ही करने पड़ते हैं, और कंपनी और निदेशकों को जो परस्पर संबंध निर्धारण करने के लिए एक एजेंसी के सामान्य सिद्धांतों को लागू करना होता है। भारत में भी इसी विचारधारा का समर्थन किया जाता है, क्योंकि जो कंपनी का कोई फिजिकली कोई बॉडी तो होती नहीं है। अब उसके जो काम करेंगे वो तो डायरेक्टर्स ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि कंपनी द्वारा जो सुविधाएं की जाती हैं निदेशक के द्वारा, उसको कोई उन पर केस चला ही नहीं सकता। ठीक है जी, अब अगली बात हम करेंगे, आइए चलते हैं। निदेशक न्यासधारी के रूप में यानी कि डायरेक्टर्स एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी।
देखिए जी, जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और उसके जो दायित्व होते हैं ट्रस्टी, कभी कभी ट्रस्टी के रूप में भी वो अपने जो लायबिलिटीज है वो प्रदान करता है। निदेशकों द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन अंशधारियों के हित में किया जाता है और कुछ सीमा तक उन्हें कंपनी के अधिनियमों का पालन भी करना पड़ता है और कंपनी के न्यास की तरह यानी कि ट्रस्ट की तरह उन्हें अपना दायित्व निभाना जरूरी होता है। निदेशक का कंपनी के न्यास के रूप में जो स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक माननीय न्यायाधीश महोदय थे जिनका नाम था रोमिले। रोमिले ने बताया था एक केस में यॉर्क एंड नॉर्थ मिडलैंड रेल कंपनी बनाम हडसन। इस केस में उन्होंने बताया कि निदेशक वे व्यक्ति होते हैं या निदेशक वे व्यक्ति हैं जो अंशधारियों के हितार्थ यानी कि अंशधारियों के हित में उनके प्रॉफिट में कंपनी के मामलों में प्रबंध करने के लिए चुने गए हैं और यह एक विश्वास का पद है जिसे यदि स्वीकार कर लेते हैं तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि वो पूर्ण रूप से निभाएं। ठीक है, तो अभी पहले ये है हमारा एक ट्रस्ट के रूप में, उससे पहले था हमारा एजेंट के रूप में। अब हम बात करेंगे जो निदेशक होते हैं उनका जो आवश्यक अंग है वो कंपनी के एसेंशियल ऑर्गन के रूप में क्या है, मतलब प्रमुख अंग है। देखिए जैसे कि आज की अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है यानी कि निगमित निकाय है कंपनियों के द्वारा ही संचालित होने के कारण कार्यपालक ये अधिकारी जो होते हैं या निदेशक होते हैं उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं जिनका उनको पालन करना होता है और जो अंशधारी है शेयर होल्डर है उस पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो अपने इसी तरीके से एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी के लिए जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और ये एक प्रमुख अंग माने जाते हैं इसके। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3 यानी जो एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम बात करेंगे जो निदेशक हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं यानी कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं कंपनी के सभी कार्यों का संचालन निदेशकों के द्वारा ही किया जाता है और निदेशकों पर ही निर्भर करता है, इसलिए कंपनी के समस्त अधिकारों का वास्तविक प्रयोग जो है निदेशक ही करते हैं, डायरेक्टर्स ही करते हैं और उनका प्रयोग करने के साथ साथ डायरेक्टर्स के अधिकारों के जो प्रयोग हैं वो दो प्रकार से बताए गए हैं। पहला है साहब निदेशक मंडल द्वारा और दूसरा है अंशधारियों की सामान्य सभा के द्वारा। ठीक है, दोनों अधिकार जो है स्पष्ट करते हैं, अलग अलग है, फिर भी कभी कभी निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है निदेशक मंडल जो है किसी निर्णय को लेने में असमर्थ होता है तो अपने शेयर होल्डर को बुलाकर उनसे सहमति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसमें एक केस छोटा सा बता दूं मैं कि ऑटोमेटिक सेल्फ क्लियरेंस कंपनी बनाम कनिंगम होम 1906 का एक केस था। सीमा नियम ने स्वयं को यह अधिकार दिया इस केस में कि वो अपना कारोबार किसी ऐसी कंपनी को बेच सकते हैं जिसका उद्देश्य इस कंपनी से मिलते जुलते हों। कंपनी के अंतर नियमों द्वारा उसके प्रबंध की शक्ति निदेशकों में निहित थी और कंपनी की संपत्ति बेचने का अधिकार था। कंपनी के अंशधारियों ने एक साधारण प्रस्ताव द्वारा निदेशकों को कंपनी की संपत्ति बेचने का आदेश दिया। निदेशकों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अंशधारियों ने कहा, उनका ये तर्क था कि निदेशक जो है कंपनी के एजेंट मात्र हैं, अभिकर्ता मात्र हैं और उन्हें जो है अंशधारियों का आदेश मानना चाहिए। वो अंशधारियों का जो ऑर्डर जो है उसको ठुकरा नहीं सकते। ठीक है, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि निदेशक अंशधारियों के बहुमत के जो निदेशक होते हैं अंशधारियों के बहुमत के अभिकर्ता नहीं होते, वे केवल कंपनी के अभिकर्ता होते हैं। क्योंकि एक निदेशक जो है बहुमत के जो अंशधारी है केवल उनके लिए काम नहीं करेगा। अगर एक भी अंशधारी, एक भी शेयर होल्डर ऐसा है जिसका उसमें नुकसान होता है तो निदेशक सभी के हित में कोई डिसीजन लेगा, ना कि एक के हित में डिसीजन लेगा। तो इस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि जो शेयर होल्डर हैं निदेशक के जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि निदेशक कई बार अपने स्वयं के हित पे कार्य कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो शेयर होल्डर हैं वो जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था और उसके कार्यों पर सामान्य निरीक्षण के अतिरिक्त दायित्व जो निदेशक हैं उनके कुछ अधिकार हैं
जिनका प्रयोग वे निदेशक मंडल के माध्यम से करते हैं। जैसे कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पदमुक्त करना, अगर कंपनी में जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करना और उनको पदमुक्त करना। लाभांश की घोषणा करने का काम भी निदेशकों का होता है। अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने का काम होता है। अंश पर मांग करना, ये भी उनका काम होता है। और कंपनी के अधिकृत रजिस्टर या पुस्तकों का निरीक्षण करना, ठीक है। और कंपनी की जो अन्य समितियां हैं या उप समितियां हैं और जो अधिकारियों हैं उनकी कार्यशक्ति का प्रत्यायोजन करना, यानी कि एक अधिकारी स्वयं सारे काम नहीं कर सकता, वो अपने कुछ पावर्स अपने साथी या शेयर होल्डर्स या अन्य किसी सहयोगी को दे सकता है, उससे काम कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन परिस्थितियों में कंपनी के अंशधारी निदेशकों के अधिकार शक्ति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें अंशधारी जो निदेशक हैं उनकी कार्यशक्ति में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे यदि निदेशक मंडल की सभा द्वारा कोई कार्य दुराशा से किया गया है, निदेशकों ने कोई गलत तरीके से कार्य किया है, तो इस संदर्भ में अपना विचार प्रकट किया है न्यायमूर्ति फजल अली ने सत्यचरण लाल बनाम रामेश्वर प्रसाद केस में। उन्होंने बताया कि यदि कोई निदेशक व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ के लिए कोई कार्य करता है तो उसके अगेंस्ट जो है केस किया जा सकता है, ठीक है। केस भी वाद भी लाया जा सकता है, अगर हालांकि उन्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि यह कार्य डायरेक्टर्स के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया है, ठीक है। और अगली बात है, यदि विशेष परिस्थिति विशेष के कारण निदेशक मंडल कार्य संपादन करने में असमर्थ हो तो कार्य अंशधारियों के द्वारा सामान्य सभा में किया जा सकता है, ठीक है। अगर वो इनकैपेबल है तो शेयर होल्डर सामान्य सभा का आयोजन करके उस कार्य को कर सकती है। जैसे बता दें कि किसी कंपनी के निदेशक मंडल को आकस्मिक नियुक्त करने की अधिकार शक्ति थी, उस समय केवल विधिवत कार्यरत न होने के कारण अंशधारियों द्वारा सामान्य सभा में एक आकस्मिक नियुक्ति की गई जो वैध मानी गई है, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे निदेशकों के दायित्वों के बारे में। देखिए, निदेशकों के 3 प्रकार के दायित्व होते हैं। एक तो होता है कंपनी के प्रति दायित्व, दूसरा होता है अन्य व्यक्तियों के प्रति दायित्व, एक होता है निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व। सबसे पहले बात करेंगे हम निदेशकों के जो दायित्व होता है कंपनी के प्रति, यानी कि निदेशकों का कंपनी के प्रति दायित्व। जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार मैं बता दूं, यदि निदेशक कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो अंतर नियमों में दी गई उनकी अधिकार शक्ति के बाहर है तो वह कंपनी के प्रति दायी होंगे, यानी कि उनका जो लायबिलिटी बनेगी वो कंपनी के प्रति बनेगी। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स की होती है, ठीक है। बात नंबर 2, निदेशकों की असावधानी के कारण होने वाली कंपनी को अगर कोई क्षति है तो वो उसका जो है सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं किया है तो उसके लिए फुल रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। बात नंबर 3 के बारे में अगर बात करूं मैं, कि जो निदेशक है कंपनी के प्रति न्यास भंग करने के लिए भी, अगर कोई ट्रस्ट होता है उसको भंग करते हैं तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। और यदि कोई निदेशक अपने पद का, अपने पावर का अनुचित उपयोग करके निजी लाभ के लिए यूज करता है उस पावर को, तो कंपनी का जो या कंपनी की जो फंड है उसका दुरुपयोग करता है, तो वो एक ट्रस्टी की तरह से, जैसे एक ट्रस्टी का होता है, वो जो लाभ उसने अनुचित तरीके से प्राप्त किया है कंपनी को वो पेमेंट देने के लिए बाध्य होगा, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, यदि कोई मान ले कंपनी के प्रति कोई अपकार किया गया है उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्टर्स का जो है कंपनी के प्रति लायबिलिटी। अब बात करते हैं निदेशकों या डायरेक्टर्स का जो दायित्व होता है अन्य व्यक्तियों के प्रति। देखिए, याद ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी की ओर से की गई कोई भी संविदा, उसके लिए निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता, क्योंकि कंपनी वे जो कंपनी है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है कंपनी के अभिकर्ता की हैसियत से कार्य करते हैं। और इसी प्रकार ऐसी संविदाएं जो कंपनी के प्रति अधिकार शक्ति के बाहर है, ठीक है, निदेशक का दायित्व नहीं होगा, क्योंकि वे संविदाएं विधि दृष्टि से शून्य होंगी। और बात नंबर नेक्स्ट, अगर
कंपनी का निदेशक कंपनी के व्यवहारों से संबंधित कोई कार्य छल कपट या धोखा देकर करता है, टोट के द्वारा करता है, कृत्य के द्वारा करता है, तो वह ऐसे कार्यों के फलस्वरूप अन्य व्यक्ति को होने वाली हानि के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और उसे व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई डायरेक्टर जो है उतावलेपन से कोई कार्य करता है तो उसके प्रति निदेशकों का दायित्व होता है। ठीक है, यानी कि उतावलेपन से किए गए निदेशकों का दायित्व। ठीक है। अगर व्यापारिक संव्यवहार है, व्यापारिक जो कार्य है उनमें युक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कोई डायरेक्टर बिना सोचे समझे अंधाधुंध उस काम को करने लग जाता है तो उसकी फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है। ठीक है दोस्तों। अब बात करूंगा मैं निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व। देखिए, जो निदेशकों का जो व्यक्तिगत दायित्व होता है वो मान लो कंपनी की सदस्य संख्या न्यूनतम हो जाती है। अगर कंपनी की सदस्य संख्या न्यूनतम हो जाती है उसके बाद भी जो जैसे जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं। ठीक है। और फिर भी अगर इसमें 6 महीने से अधिक समय तक कारोबार डायरेक्टर जारी रखते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से जो है डायरेक्टर ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना कोई मजाक बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कंपनी का। अब बात करेंगे कंपनी का नाम अधूरा या गलत दर्शाने की असावधानी के लिए धारा 12 के अनुसार। ठीक है, कंपनी का नाम अगर किसी विलेख में, बिल में कंपनी का नाम मतलब पूर्ण रूप से नहीं छपा है या गलत तरीके से छपा है या भूलवश उसको त्रुटिवश दिखाया गया है तो उसके लिए जो व्यक्तिगत दायित्व होगा वो डायरेक्टर का होगा। ठीक है दोस्तों। अब बता दूं कंपनी के कारोबार के संचालन में कपट, गड़बड़ी या हेरा फेरी अगर होती है तो उसके लिए भी हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो शेयर्स हैं अलॉटमेंट के लिए जमा की गई आवेदन राशि वापस ना किए जाने पर अगर किसी शेयर होल्डर ने जो अलॉटमेंट की जो राशि है, शेयर्स इशू किए गए हैं, वो पेमेंट दे दी है और 130 दिन के अंदर उसको वापस नहीं की गई है, अगर ये चूक होती है तो निदेशक ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और विवरण पत्रिका में मिथ्या वर्णन करने के लिए अगर कोई विवरण पत्रिका में गलत तरीके से वर्णन किया गया है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स ही होते हैं। कर या टैक्स का भुगतान ना किए जाने पर, चूंकि जैसे कि बता दें कि एक कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है और वो सारे अधिकारों का यूज करता है। और जो कॉर्पोरेट बॉडी का मेन पावर होता है डायरेक्टर, क्योंकि वही उसको संचालित करता है, तो अगर टैक्स या का भुगतान नहीं किया जाता उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है डायरेक्टर ही होते हैं। अब निदेशकों का जो आपराधिक दायित्व है उसके बारे में बता दूं। कंपनी के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर निदेशकों को जो आपराधिक दायित्व है आरोपित किए जा सकेंगे, जैसे कि आईपीसी के अंतर्गत कारित छल कपट, प्रबंध, आपराधिक या दुर्विनियोग, षड्यंत्र आदि के लिए उत्पन्न होने वाले आपराधिक दायित्व के अलावा दंड विधि के समान कंपनी विधि के अंतर भी आपराधिक दायित्व का एक आरोपित करने के लिए दुराशय मेंस रिया का होना जरूरी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं सदस्यों के दायित्व जो निदेशक है, निदेशकों के दायित्व, उनके कार्य, कर्तव्य, परिभाषा, ये सब आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा टॉपिक कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के समापनों की व्याख्या कीजिए। क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने पार्ट इशू किए हैं उन सभी पार्टों में पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। ये लास्ट वीडियो है कंपनी लॉ की, इसके अंदर में पूरा का पूरा कंपनी लॉ समाप्त हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के समापन का अर्थ, यानी कि वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। देखिए, एक ग्रोवर भाई साहब हुए हैं, उन्होंने बताया है कि कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उनका कानूनी अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। जो कंपनी का कानूनी अस्तित्व होता है उसको खत्म कर दिया जाता है और उसकी संपत्ति, उसके लिए जो लेनदार हैं और सदस्य अनुपातिक आधार पर प्रतिबंधित कर दी जाती है। और कंपनी के समापन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है जो
समापक कहलाता है, जिसको लिक्विडेटर कहते हैं इंग्लिश में। समापक का मुख्य काम ये होता है, जो उसकी मेन ड्यूटी होती है कि कंपनी को पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले ले, नियंत्रण में ले ले, और उसकी जो आस्तियां हैं उनको एकत्रित करके उसमें कंपनी के जो ऋणों हैं उनका भुगतान कर दे, और बची हुई संपत्ति जो है उसके सदस्यों में उनके अधिकारों के रूप में उनको बांट दे। तो ये होता है कंपनी के समापन का अर्थ। कंपनी का समापन यानी कि कंपनी को समाप्त कर देना, कंपनी को बंद कर देना। अब दोस्तों बात करेंगे कि कंपनी के समापन के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी का जो समापन है दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अधिकरण द्वारा समापन यानी कि कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा कंपनी का समापन किया जा सकता है, और दूसरा किया जा सकता है हमारा ऐच्छिक समापन, यानी कि अगर जो प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी मिलके अपनी इच्छा से समापन कर देते हैं। अभी जैसे बात करूंगा मैं अधिकरण द्वारा समापन यानी कि वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। जो कंपनी ट्रिब्यूनल है, कंपनी अधिकरण है, उनके द्वारा कैसे किया जाता है। अगर बात ध्यान देने वाली है कि यदि कंपनी अपने ऋण यानी कर्जे चुकाने में असमर्थ है तो कंपनी का समापन किया जा सकता है, और यदि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करती है तो समापन किया जा सकता है, और यदि कंपनी ने भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य किया है तो कंपनी का समापन किया जा सकता है। ठीक है। और यदि प्राधिकरण ने चैप्टर 19 के अकॉर्डिंग कंपनी के समापन का आदेश दिया है, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है तो कंपनी का समापन हो जाता है। और अगर मैं बात करूं, यदि रजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है कि कंपनी का कार्य कपटपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, या कंपनी का निर्माण कपटपूर्ण और अवैधानिक उद्देश्यों के लिए किया गया था, या कंपनी के निर्माण और उसके प्रबंध के लिए संबंधित जो कपट है, गलत कार्य है, दुराचार है, उसका दोषी है, तो ये उचित है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए। और नेक्स्ट बात है, यदि कंपनी ने तुरंत पिछले 5 वित्तीय वर्षों में अपने वित्तीय विवरण, वार्षिक विवरण या रजिस्ट्रार के पास नहीं पहुंचाई, जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय फाइनेंशियल रिपोर्ट है, रजिस्ट्रार के यहाँ पर नहीं दिया तो कंपनी का जो है समापन हो जाता है। और यदि प्राधिकरण की राय में कंपनी का समापन करना उचित और न्यायपूर्ण है तो कंपनी का समापन हो जाता है। ठीक है। अब एक कंपनी कुछ दशाएं ऐसी हैं अपने ऋण चुकाने में असमर्थ मानी जाएंगी। कौन कौन सी दशाएं हैं? जैसे कि यदि एक ऋणदाता ने हस्तांतरण के द्वारा या अन्यथा किसी कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक देय है उसकी मांग की सूचना दी है, और इसके पंजीकृत कार्यालय पर पंजीकृत डाक द्वारा कंपनी द्वारा देय धनराशि का भुगतान करने के लिए लेटर भेजा है, और यदि कंपनी इस मांग की सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के अंदर भी भुगतान नहीं करती है, या ऋणदाता उचित संतुष्टि के आधार पर प्रतिभूति नहीं देते हैं, तो इसका ऋण का पुनर्गठन नहीं हो पाता है या समझौता नहीं हो पाता है, तो ये कंपनी जो है बंद हो जाती है। ठीक है। और यदि कंपनी के विरुद्ध किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के निष्पादन के लिए कोई कार्यवाही कंपनी के ऋणदाता के पक्ष में की गई है और उसे पूर्ण या आंशिक रूप से पूरा नहीं किया गया है तो कंपनी का जो है समापन हो जाता है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि यदि कंपनी ट्रिब्यूनल की संतुष्टि से यह सिद्ध कर दिया जाए कि कंपनी जो है अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है, और इसका निर्धारण करने में कंपनी अपना जो ऋण है उसको चुकाने में असमर्थ है, तो कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो सारी समाप्त हो जाएंगी, उसको बंद कर दिया जाएगा, और जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनको जो पैसा है वो वापस दे दिया जाएगा और कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कंपनी का दूसरा पार्ट जो कि होता है हमारा ऐच्छिक समापन। देखिए, जो ऐच्छिक समापन है इसको धारा 304 के अंदर में डिफाइन किया गया है, जहां कंपनी के कार्य करने की अवधि अंतर नियमों के अंतर्गत समाप्त हो जाती है, या अंतर नियमों के अनुसार कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके घटने पर कंपनी का समापन करना आवश्यक हो जाता है, तो कंपनी का समापन हो जाता है। और कंपनी ने ऐच्छिक समापन के लिए प्रस्ताव पास किया है तो ऐच्छिक समापन हो जाता है। और यदि एक कंपनी विशेष प्रस्ताव पास करती है जिसका ऐच्छिक समापन कर दिया जाए तब ऐच्छिक समापन हो जाता है। तो ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव की दशा में जो शोधन की क्षमता की घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन केस ऑफ प्रपोजल टू वाइंडिंग अप ऑफ ए वॉलंटरी, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 305 में।
यानी कि धारा 305 में इसको डिफाइन किया गया है कि ऐच्छिक समापन के प्रस्ताव की दशा में शोधन क्षमता की घोषणा। देखिए, शोधन क्षमता की घोषणा करना कैसे होती है? जहां कंपनी का ऐच्छिक रूप से समापन किया जाना प्रस्तावित किया जाता है, इसका कोई निदेशक या निदेशक गण, या यदि कंपनी में 2 या 2 से अधिक निदेशक है तो निदेशकों का बहुमत मंडल की सभा में शपथ पत्र द्वारा सत्यापित घोषणा करेगा कि उन्होंने कंपनी की स्थिति के बारे में पूर्ण पूछताछ कर ली है और उनकी राय में कोई ऐसा ऋण नहीं है या अपने ऋणों का ऐच्छिक समापन के दौरान बेची गई संपत्तियों से प्राप्त धन से उन ऋणों का भुगतान कर दिया है। ठीक है। और बात नंबर 2, वो ये जो घोषणा होगी, इस घोषणा के कुछ आवश्यक तत्व हैं। वो आवश्यक तत्व ये होंगे: कंपनी समापन के लिए पारित प्रस्ताव की तिथि से तुरंत 5 सप्ताह के अंदर की गई है और उस तिथि से पहले रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए उसकी सुपुर्दगी दे दी गई हो। यानी कंपनी के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसकी तिथि के तुरंत 5 सप्ताह बाद, ठीक है, या उस 5 सप्ताह के अंदर में, 5 सप्ताह से ज्यादा 6वां सप्ताह लग जाएगा, ठीक है, और उस तिथि से पहले रजिस्ट्रार जो होता है उसको पंजीकरण के लिए उसकी सुपुर्दगी ना दी गई हो तब। अब बात करेंगे नेक्स्ट कि इसमें यह घोषणा ना हो कि कंपनी का समापन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धोखा देने के लिए किया गया है, यह भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, इसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, अंकेक्षण रिपोर्ट जाएगी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी एक्ट के, जो अंके ऑडिटर द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है, और इसकी एक रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार के पास में भेजी जाएगी, जिसमें उसका कंपनी का अकाउंट पूरा का पूरा बनाया जाता है और पूरी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाता है। और नेक्स्ट बात यह है कि जहां कंपनी की संपत्तियां हैं या पंजीकृत मूल्यांकन है, उनके द्वारा बनाई गई कोई मूल्यांकन रिपोर्ट है, उसके साथ नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशंस हैं जो घोषणा के अंदर में नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए? कि प्रस्ताव पारित होने के 5 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी ना देना। दूसरी बात, समापन की घोषणा व्यक्तियों को धोखा देने के लिए नहीं की गई है। तीसरी बात, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जो रजिस्ट्रार है उसको ससमय पेश की गई है। और नेक्स्ट बात, जहां कंपनी की संपत्तियां या पंजीकृत मूल्यांकन यानी कि ऑडिटर के द्वारा बनाई गई मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ में नहीं भेजी गई है। ठीक है, ये 3-4 बात है मेन। अब बात करें, जहां एक कंपनी का समापन घोषणा करने के 5 सप्ताह में किया जा रहा है, इसके ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, तो जब तक इसके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाए, ये माना जाएगा कि निदेशकों के पास उनकी राय के लिए उचित आधार नहीं था। सबसे पहले उन सबको जो ऋणदाता उनके ऋण जो है दे देने चाहिए। अब बात करेंगे पेनल्टी के बारे में। यदि कोई भी निदेशक इस धारा के अंदर अपनी राय के लिए उचित आधार न होने पर भी घोषणा कर देता है कि ऐच्छिक समापन की दशा में कंपनी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि में से ऋणों का भुगतान कर देगी, वह सजा पाने का उत्तरदायी होगा, सजा का उत्तरदायित्व उसका होगा, जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष होगी। 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 5 साल तक हो सकती है। जुर्माना 50,000 से कम नहीं होगा, लेकिन 3 लाख रुपए तक हो सकता है, या दोनों एक साथ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ये था कंपनी का समापन। कंपनी का समापन हमने बताया ट्रिब्यूनल के द्वारा और स्वयं, ठीक है, यानी कि ऐच्छिक समापन के द्वारा। अब बात करेंगे परिसमापन की याचिका सुनने पर अधिकरण की शक्तियों का वर्णन, यानी कि द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो देखिए, याचिका सुनने पर प्राधिकरण की कुछ शक्तियां हैं, जैसे कि कंपनी ट्रिब्यूनल की धारा 272 के अंतर्गत कंपनी के समापन के लिए याचिका प्राप्त होने के लिए ये आदेश हो सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। क्या? खर्चों या खर्चों के बगैर इसे रद्द कर दें, या तो खर्चों सहित ये रद्द करें या खर्चों के बगैर इसे रद्द कर दें। जो कंपनी को बंद करने की जो याचिका दी गई है। बात नंबर 2, कोई इंटरिम ऑर्डर यानी कि कोई अंतरिम आदेश पारित कर दे जो यह उपयुक्त समझे। ठीक है। बात नंबर 3, समापन आदेश तक एक अस्थायी समापक नियुक्त कर दे। अगर
जब तक समापन आदेश नहीं आ जाता कंपनी ट्रिब्यूनल या न्यायालय के द्वारा, तब तक एक समापक को यानी कि प्रोविजनल को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। अब बात करेंगे खर्चों या खर्चे के बगैर कंपनी के समापन का आदेश दे दे, या तो खर्चों सहित कंपनी के समापन का आदेश दे दे या खर्चों के बगैर। अब है अन्य कोई आदेश जो कंपनी ट्रिब्यूनल उचित समझे, बशर्ते इस उपधारा के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत होने के 90 दिन के अंदर आदेश पारित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं जहां याचिका कंपनी के समापन के लिए न्याय और उचित आधार पर की गई है तो प्राधिकरण समापन का आदेश देने से मना कर सकता है। यदि प्राधिकरण की राय में याचिकाकर्ता को कोई अन्य उपाय जो है उपलब्ध हो, ठीक है, और वह अनुचित रूप से कंपनी का समापन कराना चाहता है अन्य उपचार का उपयोग करने के बजाय, ठीक है। अब विवरण फाइल करने के लिए निर्देश दिया जाता है। जैसे विवरण फाइल करने के लिए कंपनी को क्या निर्देश दिया जाता है, प्राधिकरण द्वारा कंपनी की स्थिति का विवरण फाइल करने के लिए आदेश दे सकता है कि भाई अपनी जो कंपनी है उसका विवरण आप दे, जो 30 दिन के अंदर आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। या कंपनी द्वारा स्थिति का विवरण फाइल करने का जो परिणाम है, जो कि कंपनी की स्थिति का विवरण फाइल करने में असफल रहती है, तो ये याचिका का विरोध करने का अपना अधिकार खो देती है और इस असफलता के लिए दोषी निदेशक जो होता है उसको अधिकारी सजा दे सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी की फाइल है, कंपनी की जो स्थिति है उसको फाइल नहीं किया जाता है। तीसरी बात यह है कि प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा कंपनी की नवीनतम रूप से पूर्ण और अंकेक्षित लेखा पुस्तकें समापक को देने का आदेश, एक आदेश दिया जाता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो समापक को दी जाए, कंपनी की वास्तविक स्थिति से उसको अवगत कराया जाए ताकि वो उचित तरीके से निर्णय ले सके। तो ये था हमारा वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, और वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी के अगेंस्ट में कोई पिटीशन अगर दाखिल की जाती है तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ये बहुत ही बेहतर और सरलता से आपको बताया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर भी आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।